जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो इसमें जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। जो कि आपकी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हो फेसबुक पर। मयूर मोगरे नाम से फेसबुक प्रोफाइल है। और टेलीग्राम पर भी मैंने नया चैनल बनाया है, तो उस पर भी जितनी पीडीएफ है, वीडियो के नोटिफिकेशन है, वो भी आपको मिल सकते हैं अगर आप फॉलो करोगे तो सबके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में ओथ जो है हमारे राष्ट्रपति को वो दिला दी थी। तो यहाँ पर जो ओथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके सामने ली जाती है। उसी के साथ साथ अगर वो अब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने ली जाती है। और जो भी इंसान प्रेसिडेंट की का जो पद है वो संभालेगा, उसे सिमिलर जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनकी जो ओथ है वो सिमिलर ओथ लेनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने ओथ तक पूरा जो है हमने देख लिया था। अब यहाँ पर इस वीडियो में हम आगे चलते हैं और उनका जो टर्म है वो यहाँ पर देखते हैं। तो प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो 5 सालों के लिए राष्ट्रपति पद जो है वो संभालते हैं, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर जब एंटर होते हैं वो ऑफिस में, तब से लेकर तो 5 सालों तक का उनका जो टेनियर है वो होता है। अब यहाँ पर डेट जो है इलेक्शन की आ गई, जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो गए। अब उसी दिन से 5 साल नहीं होते हैं, ठीक है। पर जब वो अपने ऑफिस में एंटर करेंगे उसके बाद से 5 सालों तक का उनका जो टेन्योर है वो होता है। उसी के साथ साथ ही कैन रिज़ाइन एनी टाइम। रेसिग्नेशन जो देते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के पास देते हैं। जब वो है वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं जब उनका मन चाहेगा तब। जब उनका मन चाहेगा तब वो छोड़ भी सकते हैं जो अपना राष्ट्रपति पद है वो। और उसी के साथ साथ जो उनका रेसिग्नेशन लेटर है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास वो देंगे। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जब राष्ट्रपति अपनी ओथ लेते हैं तो ओथ जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके सामने लेते हैं, या फिर जो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के उनके सामने लेते हैं। लेकिन जब रेसिग्नेशन लेटर देना होता है तब वो वाइस प्रेसिडेंट के पास देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये माइन्यूट चीज़ें होती है जो हमें कंफ्यूज करती है जब हम पेपर देने जाते हैं, जब पेपर में आ जाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो यहाँ में हमें लगता है कि नहीं, हमने तो अच्छे से पढ़ लिया है, हमारा पूरी तरीके से हो गया है। लेकिन जब हम पेपर देते हैं तो वो एग्ज़ाम हॉल में हमें इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो जब ओथ अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ले रहे हैं तो रेसिग्नेशन लेटर जो है वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने देंगे। पर ऐसा नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके पास अपना रेसिग्नेशन लेटर देते हैं। उसी के साथ साथ ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। अब यहाँ पर वो सिर्फ रेसिग्नेशन थ्रू ही निकल सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है ना। वो इम्पीचमेंट के थ्रू भी यहाँ पर निकल सकते हैं, इम्पीच भी हो सकते हैं हमारे राष्ट्रपति। अब यहाँ पर इम्पीच मतलब रिमूव करेंगे। अब किस तरीके से इम्पीच होते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब ये जो है ये 5 सालों तक का इनका टेनियर होता है, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा है कि 5 सालों तक का उनका टेनियर होता है। अब ये 5 साल के बियॉन्ड भी वो रह सकते हैं क्या? तो हाँ, वो रह सकते हैं। वो होल्ड कर सकते हैं ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स अंटिल द सक्सेसर अज्यूम चार्ज। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे रामनाथ कोविंद साहब जो राष्ट्रपति बने हैं उनसे पहले प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे। तो जब वो यहाँ पर राष्ट्रपति थे तो उनका 5 साल का टीनियर ख़त्म हुए बराबर वो चले नहीं गए। जब रामनाथ कोविंद साहब जो है वो जब यहाँ पर अपने ऑफिस में एंटर किए उसके बाद उन्होंने अपना जो ऑफिस है वो छोड़ा था प्रणब मुखर्जी साहब ने। तो इसलिए वो ये जो है अपना 5 साल के टेनियर के आगे भी अपना जो टेनियर है वो खींच सकते हैं, बियॉन्ड जा सकते हैं, जब तक उनका जो सक्सेसर है वो चार्ज अज्यूम नहीं कर लेता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रीलिम्स में ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं कि अ प्रेसिडेंट कैन नेवर अज्यूम अ चार्ज बियॉन्ड 5 ईयर्स। तो वो चार्ज जो है वो अज्यूम कर सकते हैं जब तक उनका जो सक्सेसर है वो नहीं आ जाता। कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पर अगर हम यूएसए के प्रेसिडेंट देखें तो वो 2 बार ही सिर्फ इलेक्ट होके आ सकते हैं, 2 टाइम्स, 4 4 सालों के लिए। पर हमारे जो राष्ट्रपति है वो कितने भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और इलेक्ट होके आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा कोई भी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, अब यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग से देखा है। तो स्टार्टिंग से हमने एलिजिबिलिटी देखी है कि कौन खड़ा हो सकता है इलेक्शन में राष्ट्रपति के। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस जो है वो हमने अच्छे से देख ली है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो भी हमने अच्छे से देख लिया है। उसके बाद अब वो कितने सालों तक रहेंगे, एक बार उन्होंने ओथ ले ली, वो ऑफिस में आ गए, अब वो कितने सालों तक रहेंगे वो भी हमने यहाँ पर देखा।
लेकिन अब वो रिमूव कैसे हो सकते हैं, इम्पीच कैसे हो सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो सकते हैं फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर दिया तो है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मगर यहाँ पर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो है वो किसी को ही पता नहीं है कि मतलब बेसिकली मतलब क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये पता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर आमिर खान साहब भी बोल रहे हैं कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, वायलेशन का मतलब पता नहीं। उसी के साथ साथ कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, अब ये इम्पीचमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बोलेंगे कि चलो राष्ट्रपति तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब तुम निकल जाओ, तो वो निकल जाएंगे, इस तरीके का नहीं होता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस शुरू होती है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं दोनों हाउसेस में, आइदर ऑफ द हाउसेस, मतलब लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस बोला हुआ है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नहीं बोला हुआ है, तो इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहाँ पर ये इनिशिएट नहीं हो सकता है। तो दोनों हाउसेस जो है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो आइदर हाउसेस है उनमें ही सिर्फ ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये शुरू हो सकती है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में। These charges should be signed by 1/4 of the member of the house। अब यहाँ पर सपोज इमेजिन कीजिए कि जो हमारे मोदी जी है, लोकसभा में ये इनिशिएट हुआ, तो मोदी जी ने ये जो इनिशिएशन है ये शुरू किया इम्पीचमेंट प्रोसेस का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो लोकसभा के 1/4 मेंबर रहेंगे उन्होंने साइन करके देना चाहिए, जो हाउस के 1/4 मेंबर है उन्होंने साइन करके देना चाहिए कि हाँ हमें जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है शुरू करना है, और इम्पीचमेंट जो है 1/4 मेंबर जो है हम अग्री करते हैं इससे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो रहा है। फिर 1/4 मेंबर जब यहाँ पर साइन कर लेंगे उसके बाद जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये शुरू हो जाएगी। अब 14 डेज़ का जो नोटिस पीरियड है वो भी देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। अब रामनाथ कोविंद साहब के अगेंस्ट में अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करना है तो मोदी जी ने यहाँ पर 1/4 जो लोग हैं हाउस के उनसे तो साइन ले ली, लोकसभा में इनिशिएट हुआ है, 1/4 जो लोग हैं मेंबर्स हैं उनकी साइन ले ली यहाँ पर। अब 14 डेज़ का जो नोटिस है वो भी हमें प्रेसिडेंट को देना है, मतलब रामनाथ कोविंद साहब को 14 डेज़ का जो नोटिफिकेशन पीरियड है वो यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब 14 दिन है कोविंद साहब के पास। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ये होनी चाहिए। अब लोकसभा में इनिशिएट हुआ था, मोदी जी ने इनिशिएट किया था, बराबर है। अब वो जो 1/4 लोग हैं उन्होंने साइन करके दे दिया था, उसके बाद इनिशिएट हो गया था हाउस में, बराबर है। 14 डेज़ का नोटिस पीरियड जो है वो भी वहाँ पर रामनाथ कोविंद साहब को मिल गया। अब यहाँ पर जब 14 डेज़ का नोटिस पीरियड भी मिल गया उनको, तो उसके बाद अब वो हाउस में लोकसभा में वो 1/4 जो थे वो सिर्फ इसलिए थे कि हम इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोकसभा में इम्पीच करना है इनको, तो यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो पास होनी चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, मतलब कितना है तो 545, बराबर है। तो इनका 2/3 हमें ये करना पड़ेगा। अब ये जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 10th चैप्टर है उसमें मैंने ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये, और जितनी मेजोरिटीज़ है, जितनी मेजोरिटीज़ होती है वो अमेंडमेंट किस तरीके से होता है वो सब डिटेल में, जो लक्ष्मण किताब में नहीं भी दिया हुआ है वो सब, और लक्ष्मण किताब में जो एरर दिया हुआ है जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये होते हैं, और फिर रिमूवल ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं, रिमूवल ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब जो है ये गलत दिया हुआ है लक्ष्मण किताब में। तो उसे रेक्टिफाई करके उसे करेक्ट कर कर मैंने उस वीडियो में सही तरीके से आपको समझाया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, तो इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो पास होना चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। हमें लगता है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उन्हें रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है, और स्पेशल मेजोरिटी हमारी नज़रों में, हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बराबर है। तो यहाँ पर लेकिन राष्ट्रपति जो है इकलौते ऐसे हैं जिनके लिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस लगता है, मतलब सोचिए आप कितनी ज़्यादा मेजोरिटी लगती है यहाँ पर, उन्हें इम्पीच करने के लिए इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद जब ये हो जाता है तो बिल सेंड टू द अदर हाउस, मतलब एक लोकसभा में हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पीच हो गए, उसके बाद वो राज्यसभा में भी वो बिल जाएगा। अब यहाँ पर जब वो राज्यसभा में चला जाएगा फिर क्या होगा, दूसरा जो हाउस है वो भी इन्वेस्टिगेट करेगा चार्ज को,
दूसरा जो हाउस है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से समझेगा कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, जो इम्पीचमेंट है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने वॉयलेशन किस तरीके का किया है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या गलत किया है उन्होंने। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत नहीं किया है तो वो सीधा सीधा बिल जो है वो खारिज कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं, इन्होंने जो लोकसभा ने जो पास किया है बिल, ये एकदम सही है और जो रामनाथ कोविंद साहब है वो इम्पीच होना चाहिए, वो रिमूव होना चाहिए, तो यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। और दूसरा जो हाउस है, उन्होंने भी अगर 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मतलब क्या है कि लोकसभा ने 545 इनका 2/3 भेजा था, लेकिन जो राज्यसभा है उनके 245 इसका 2/3 राज्यसभा जो है उन्हें भेजना पड़ेगा, तब जाके जो दोनों हाउसेस में ये जो बिल है ये पास हो गया। इसका मतलब जो रामनाथ कोविंद साहब है वो इम्पीच हो चुके हैं। बराबर है, मतलब अभी अभी तो हमने उन्हें जिताया था, यहाँ पे इम्पीच भी कर दिया, तो यहाँ पर रामनाथ कोविंद साहब जो है वो इम्पीच हो चुके हैं। तो यहाँ पर इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को राइट है अपीयर होने का जब भी उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन होगा। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा प्रेसिडेंट को यह हक है कि वो अपीयर हो सकते हैं, उनकी जो कार्यवाही है उसमें उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर हमने देखा था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का जो स्लाइड था उसमें देखा था कि हु कैन वोट, मतलब राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट कर सकता है, ये हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि मेंबर ऑफ लोकसभा कर सकते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा कर सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कर सकते हैं इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुदुचेरी। और नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो वो अपॉइंट करते हैं ना, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, तो वो कैसे क्या वोट कर सकेंगे। तो इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर जो है वोट नहीं कर सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट में। अब यहाँ पर इम्पीच करने के लिए कौन वोट कर सकता है, तो इम्पीच करने के लिए हाउस में ये सारे लोग तो मौजूद रहते ही हैं, बराबर है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में शुरू होता है, बराबर है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, इन दो ही हाउसेस में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो शुरू हो सकता है। यहाँ पर दोनों हाउसेस ने यहाँ पर पास करना चाहिए, बराबर है, मतलब यहाँ पर हमने जितनी भी इम्पीचमेंट प्रोसेस देखी है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पूरी तरीके से खारिज हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। मगर अब जो राज्यसभा है या फिर जो लोकसभा है, लोकसभा में जो एंग्लो इंडियंस है और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है 12 लोग, तो इनमें इन दोनों में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स है, बराबर है, और ये दो हाउसेस है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इनिशिएट हो सकता है, और इन्होंने अगर 2/3 ऑफ मेजोरिटी टोटल स्ट्रेंथ जो है उससे अगर पास कर दिया, फिर इन्होंने भी पास कर दिया 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से, तो इम्पीच हो जाते हैं। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, वो कर सकते हैं। इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो भी वोट कर सकते हैं, रिमूव करने के लिए नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है वो भी यहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर शुरू होती है कोविंद साहब के अगेंस्ट में, तो सचिन तेंदुलकर भी यहाँ पर वोट करेंगे। पहले उनका गुस्सा है, पहले उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है राज्यसभा में, तो उस वजह से वो भी यहाँ पर वोट कर सकते हैं। अब वैकेंसी, अब यहाँ पर देखिए, अगर वो इम्पीच हो जाते हैं, जो हमारा राष्ट्रपति है अगर वो इम्पीच हो जाते हैं, जो रामनाथ कोविंद साहब है अगर वो इम्पीच हो जाते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू ही वैकेंसी क्रिएट हो सकती है क्या, तो नहीं, काफ़ी रीजंस होते हैं वैकेंसी क्रिएट होने के। तो क्या क्या रीजंस है जिससे वैकेंसी जो है वो क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहला जो है वो है एक्सपायरी ऑफिस टेन्योर, मतलब जो 5 साल है उनके अगर ख़त्म होते हैं तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये वैकेंसी जो है, ये यहाँ पर ऑफिस जो है खाली नहीं रख सकते, जो राष्ट्रपति उनका ऑफिस खाली नहीं रख सकते। इसलिए हमने क्या बोला था कि जो उनका टेन्योर है 5 साल का, उसके पहले पहले जो दूसरे राष्ट्रपति है उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए और दूसरे राष्ट्रपति जो है वो चुनकर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई रीज़न से अगर उनका जो टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ जाता है, मतलब इलेक्शन में अगर थोड़ी देरी हो जाती है, तो ये जो पहले के राष्ट्रपति है वो अपना टेन्योर जो है वो आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, जब तक उनका जो सक्सेसर है वो यहाँ पर जो ऑफिस है वो हो संभाल नहीं लेता है। ये हमने लास्ट स्लाइड में ही देखा था, मतलब अपना 5 साल का जो टेन्योर है उससे आगे भी बढ़ सकते हैं जो राष्ट्रपति है वो, जब तक उनका जो सक्सेसर है वो नहीं आ जाता है। उसके बाद वैकेंसी कैसी क्रिएट हो सकती है, अगर रेसिग्नेशन दे देते हैं, तो रेसिग्नेशन किसके पास देने वाले हैं राष्ट्रपति, तो हमने देखा है वाइस प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद अगर इम्पीच होते हैं, तो अभी हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस देखी है पूरी तरीके से, तो इम्पीच अगर होते हैं तभी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद डेथ होती है अगर,
तो भी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ये सडन, एकदम सडन वैकेंसी है। उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं ये करते हैं तब भी यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। व्हेन वैकेंसी इज कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन, इलेक्शन टू बी फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि वैकेंसी अगर 5 साल का जो उनका टर्म है, 5 साल का जो उनका टेनियर है, अगर वो ख़त्म होता है तो यहाँ पर 5 साल का टेनियर जो है वो ख़त्म होने के पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। मतलब जो नए राष्ट्रपति है वो आ जाने चाहिए। नए राष्ट्रपति कौन बनने वाले हैं, कौन उनका कार्यभार जो है संभालने वाला है, ये हमें पता चल जाना चाहिए। बराबर है, ये हमने देखा था। अब यहाँ पर अगर इस तरीके की वैकेंसी आती है और यहाँ पर अगर किसी तरीके से इलेक्शन जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर जो पहले राष्ट्रपति है वो अपना कार्यकाल जो है वो आगे बढ़ाएंगे। 5 साल का उनका टेनियर ख़त्म हो चुका है, फिर भी उससे आगे वो अपना कार्यभार जो है वो संभालते रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर नहीं आएगा। ये हमने डिस्कस कर लिया है। अगर डिले होता है, प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते हैं अपना जो ऑफिस है वो होल्ड करने के लिए जब तक उनका सक्सेसर जो है वो अज्यूम नहीं करता है चार्ज। मतलब ये जो पुराने राष्ट्रपति है उनको अकेला चलो करना पड़ेगा। इन सच अ केस वाइस प्रेसिडेंट डजंट गेट द चांस टू बी द प्रेसिडेंट। मतलब यहाँ पर ऐसी जो केस होती है, मतलब टाइम पीरियड जो है उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म होने वाला होता है, लेकिन किसी भी रीज़न से जो नए राष्ट्रपति है उनको आने में देरी हो जाती है, तो जो पुराने राष्ट्रपति है वही अपना कार्यभार जो है वो आगे बढ़ाएंगे, अपना टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड करेंगे। ऐसे टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें चार्ज नहीं मिलता है राष्ट्रपति का। बाय रेसिग्नेशन, रिमूवल और डेथ। अब यहाँ पर अगर वैकेंसी क्रिएट होती है रेसिग्नेशन से या फिर रिमूवल से या फिर डेथ से, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ऐसे केस में इलेक्शन जो है वो 6 महीनों के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर किसी रीज़न से अगर रेसिग्नेशन से रिमूव होते हैं या फिर रिमूवल उनका किस तरीके से होता है, इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, या फिर उनकी सडन डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में जो पुराने जो हमारे ओरिजिनल राष्ट्रपति है वो तो अपना कार्यभार संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो रिमूव हो चुके हैं, वो सडनली उनका रिमूवल हो चुका है। तो ऐसे केस में एकदम जब सडनली जब ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो खाली हो जाता है, तो ऐसे केस में जो नए राष्ट्रपति है उनको यहाँ पर लाने के लिए 6 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। और फिर जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, अब यहाँ पर देखिए, सपोज़ फॉर एग्जांपल कोई ABC प्रेसिडेंट है, ठीक है, ABC प्रेसिडेंट है, या फिर हम ले लेते हैं रामनाथ कोविंद साहब जो है, अभी रामनाथ कोविंद साहब जो राष्ट्रपति है हमारे, अगर उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, ठीक है, उनका अभी इम्पीचमेंट हो गया, अभी उन्हें समझ लीजिए कि अभी उनको 2 साल कंप्लीट हो गए, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि उनको 2 साल कंप्लीट हो गए, मतलब उनके बचे कितने हैं, तो 3 साल बचे हैं उनके, बराबर है। अब 3 साल उनके बचे हैं, यहाँ पर उनका अगर इम्पीचमेंट हो जाता है तो यहाँ पर 6 महीनों के अंदर अंदर नए जो राष्ट्रपति है उनका चयन यहाँ पर होना चाहिए, इलेक्शन जो है नए राष्ट्रपति का यहाँ पर होना चाहिए। अब जब नए राष्ट्रपति यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, नए राष्ट्रपति आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर जो केजरीवाल साहब है अगर उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए, ठीक है, केजरीवाल साहब यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए। अब ये जो केजरीवाल साहब राष्ट्रपति बने, ये कब तक अपना कार्यभार संभालेंगे? तो अगर रामनाथ कोविंद साहब जो उन्होंने 2 साल का संभाल लिया था, उनका जो टेनियर है वो 3 साल का ही बचा था, लेकिन फिर भी अगर केजरीवाल साहब यहाँ पर बनते हैं तो पूरा अपना 5 साल का टेनियर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। मतलब जो रिमेनिंग पीरियड है 3 साल का वो नहीं करेंगे, वो यहाँ पर पूरा अपना 5 साल का जो टेनियर है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में रहेंगे पूरे 5 सालों के लिए, मतलब उनका फ्रेश जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 6 महीने का टाइम पीरियड मिलता है बीच में इलेक्शन का, बराबर है, ये जो हमने देखा था कि यहाँ पर 6 महीने का टाइम पीरियड मिल रहा है, यहाँ पर जो उनका सडनली रिमूवल हो जाता है, तो 6 महीने का टाइम पीरियड जो है जिसमें नए जो राष्ट्रपति है वो चुन के आ रहे हैं, उस पीरियड में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। हमने जब पुराना वाला देखा था, जब उनका जो टेनियर कंप्लीट हो जाता है, बराबर है, टेनियर कंप्लीट हो जाता है और टेनियर कंप्लीट होने के बाद थोड़ी देरी हो जाती है नए राष्ट्रपति को आने में, तो पुराने जो राष्ट्रपति है वही अपना कार्यकाल जो है वो आगे बढ़ाते हैं। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट जो उपर राष्ट्रपति है उन्हें चांस नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब सडन रिमूवल हो जाता है राष्ट्रपति का, तो यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्हें चांस मिलता है कि वो राष्ट्रपति पद संभालें। मतलब राष्ट्रपति जो ऑफिस है वो कभी खाली नहीं रख सकते। तो यहाँ पर सपोज रामनाथ कोविंद साहब ने बोले कि मैं रिज़ाइन करता हूँ,
6 महीने का पीरियड मिलेगा, उसमें जो नए राष्ट्रपति है उनको यहाँ पर चुन कर लाना पड़ेगा, और जो नए राष्ट्रपति है वो अपना टेन्योर जो है पूरा 5 साल तक का कंप्लीट करेंगे, ना कि बचा हुआ पीरियड, मगर पूरा 5 साल तक का। अब ये जो टाइमिंग है, ये जो 6 महीने का टाइमिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो 6 महीने की गैप यहाँ पर पड़ रही है, राष्ट्रपति कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो ऐसे पीरियड में जो उपराष्ट्रपति है जो है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है, वो अपना कार्यभार संभालेंगे। इसलिए ये भी बोल रहे हैं कि आली रे आली आतमाजी बारी आली, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर चांस मिल गया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट अगर अपसेंट है, अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपसेंट है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रपति का जो कार्यभार है वो संभालेंगे, जो गद्दा है वो संभालेंगे। अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ऐसा प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर सडनली रिमूवल हो गया प्रेसिडेंट का, या फिर सडन डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, तो ऐसे केस में अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है तो कौन कार्यभार संभालेगा? तो यहाँ पर चीफ जस्टिस संभालेंगे, अगर वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज जो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो संभालेंगे प्रेसिडेंट का ऑफिस। एनीवन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट नीड टू टेक ओथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड एंजॉयज ऑल द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने देखा था पहले कि ओथ में देखा था हमने कि कोई भी अगर राष्ट्रपति पद संभालता है कोई भी, तो वहाँ पर उन्हें जो ओथ है वो प्रेसिडेंट की ही लेनी पड़ेगी, और उन्हें जितने भी प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज़ यहाँ पर मिलती है वो सब उन्हें यहाँ पर मिलेगी जो राष्ट्रपति को मिलती है। उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि एग्जीक्यूटिव पावर। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर मतलब क्या है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो पूरे उनके नाम पर लिए जाते हैं, बराबर है। उसके बाद वो जो अटॉर्नी जनरल है उन्हें भी अपॉइंट करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें अपॉइंट करते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है उन्हें भी अपॉइंट करते हैं, जो गवर्नर्स है स्टेट्स के उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होती है, वो उनका वो एग्जीक्यूटिव पावर है, बराबर है। मतलब जिनकी भी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, वो सब वो करते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव पावर जो है इन्हें काफ़ी होती है। जैसे वो इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो भी अपॉइंट कर सकते हैं, फिर वो डिक्लेयर कर सकते हैं स्केड्यूल एरिया, ये सब जो चीज़ें हैं, स्केड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हें पूरी पावर मिलती है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को वो कुछ भी मांग सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट होगी वो भी मांग सकते हैं, और काफ़ी बिजनेसेस जो भी ट्रांजैक्शन होगा यूनियन गवर्नमेंट का, वो भी उनके बारे में भी वो जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गई उनकी एग्जीक्यूटिव पावर। उनके पास काफ़ी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। तो इस तरीके से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं डिटेल में एग्जीक्यूटिव पावर के इसमें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स इसमें से कौन कौन सी है प्रेसिडेंट की, तो जो भी अपॉइंटमेंट्स रहेगी, मतलब जो जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट चीज़ें करती है, अगर राष्ट्रपति वो कर सकते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो वो हो गई लेजिस्लेटिव पावर। लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट्स रहेगी उसके अलावा वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर्स में सारी अपॉइंटमेंट्स आती हैं, फिर उसके बाद जो भी डिक्लेयर करना है शेड्यूल एरिया, ये सब, फिर इंटरस्टेट काउंसिल अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें आती है एग्जीक्यूटिव पावर में। उसके बाद आती है लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर में क्या होगा, तो सारी पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आएगी लेजिस्लेटिव पावर में। जैसे कि वो समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, जो भी पार्लियामेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, वो भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर में आ गया। उसके बाद पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं, जो भी फर्स्ट सेशन होता है जनरल इलेक्शन का फर्स्ट सेशन, वो प्रेसिडेंट जो है वही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी लेजिस्लेटिव पावर में आ गई। उसके बाद वो किसी मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं लोकसभा के। उसके बाद वो प्रोसीडिंग करने के लिए भी प्रिसाइड कर सकते हैं जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके लिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है अगर वो वैकेंट होती है तो उसके लिए भी वो अपॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये कौन सी हो गई, तो उनकी लेजिस्लेटिव पावर हो गई, क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड हो रही है यहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड हो रही है यहाँ पर, बराबर है। अब लोकसभा और राज्यसभा से और क्या क्या रिलेटेड है, तो जैसे वो 12 मेंबर जो है राज्यसभा के वो अपॉइंट करते हैं, बराबर है। ये अपॉइंटमेंट ही आ रही है यहाँ पर, जैसे एग्जीक्यूटिव में हमने देखा था कि काफ़ी लोगों को अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो कौन से हो गए, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हो गई, वो एग्जीक्यूटिव पद हो गए। लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में ये 12 जो मेंबर्स है राज्यसभा में अपॉइंट करते हैं, 2 जो है वो एंग्लो इंडियंस अपॉइंट करते हैं लोकसभा में। तो ये भी कौन सी हो गई, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड हो गई, इसलिए एक लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई उनकी, बराबर है। जैसे सर्टन टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन चाहिए होती है, उनकी परमिशन चाहिए होती है, उसके बाद वो बिल पे असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं बिल को, बराबर है। स्टेट लेजिस्लेचर के भी जो बिल है, जो गवर्नर रिजर्व करके रखते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो ये सारी जो पावर है उसमें भी असेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं बिल को। तो ये सारी हो गई उनकी लेजिस्लेटिव पावर। फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस भी वो प्रोमलगेट कर सकते हैं, तो ये भी उनकी कौन सी हो गई, तो लेजिस्लेटिव पावर हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर। अब फाइनेंशियल पावर हमें पता है कि मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है प्रायर रिकमेंडेशन से, जो राष्ट्रपति है उनके जो ग्रांट्स है वो भी उनके रिकमेंडेशन से जाती है। तो जितना भी पैसा है, पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेगी वो सारी उनकी फाइनेंशियल पावर हो गई, बराबर है। उसके बाद जुडिशियल पावर्स आती है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, बाकी जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट करते हैं, जो हाई कोर्ट के वही अपॉइंट करते हैं, एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, बराबर है। जो एडवाइस लेना है उसका कौन सा आर्टिकल है, अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है 143। तो आर्टिकल 143 के हिसाब से वो जो एडवाइस है वो सीख कर सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे, लेकिन जो एडवाइस देंगे सुप्रीम कोर्ट वो बाइंडिंग नहीं रहेगा प्रेसिडेंट पर। उसके बाद वो पार्डन दे सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम आगे देखेंगे, पनिशमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद डिप्लोमेटिक पावर्स आती है। डिप्लोमेटिक पावर्स मतलब क्या है, इंटरनेशनल ट्रिटीज़, अग्रीमेंट जो भी है वो उनके नाम पर साइन की जाती है, तो उसमें भी वो अपनी जो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिलिट्री। अब मिलिट्री में आप सभी को पता है कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, तो इस वजह से वो जो है वो चीफ ऑफ आर्मी जो है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। उसके बाद वो इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, जैसे इमरजेंसी पावर्स आप सभी को पता है, हमने इमरजेंसी चैप्टर में सब कुछ डिटेल में कवर किया है। जैसे वो नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल के हिसाब से लगा सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल भी 356 आर्टिकल से लगा सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 आर्टिकल के हिसाब से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से उनके पास काफ़ी इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो भी मिलते हैं, इमरजेंसी पावर जो है वो भी मिलते हैं। अब हमारे पास जो आगे का है, जैसे वीटो पावर्स है प्रेसिडेंट की, उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है उनके पास। उसके बाद पार्डनिंग पावर जो होती है, जो माफ़ी दे सकते हैं, बराबर है। जुडिशियल इसमें हमने देखा था कि जो पार्डन दे सकते हैं। तो ये सारी जो पावर है ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, मतलब अगले वीडियो में हमारा पूरा जो प्रेसिडेंट है वो समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बनाऊंगा तो आपको भी बोर होगा, इसलिए आधे आधे घंटे के वीडियोस में पूरा जो प्रेसिडेंट है वो कवर कर लेंगे, ताकि आपको भी इंटरेस्ट बना रहेगा और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। तो अब जो बचा हुआ वीडियो है वो नेक्स्ट इसमें हम पूरा कवर कर लेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो वीटो पावर आएंगे, वीटो पावर में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी क्वेश्चन जो है उसमें से निकलते हैं। उसके बाद पार्डनिंग पावर जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। जैसे पार्डन होता है, कम्यूटेशन होता है, उसमें क्या होता है, तो रिमिशन में क्या होता है, रिस्पाइट में क्या होता है, रिप्राइव में क्या होता है। तो इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक के साथ मैं आपको अगली वीडियो में कैसे याद रखना है उसे वो भी बताऊँगा, ताकि आप कभी ज़िंदगी में वो नहीं भूल पाओगे। तो मैं अगला वीडियो जो है वो जल्दी लेकर आ जाऊँगा। उसी के साथ साथ फिर वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, जैसे पिछले साल जो है ऑर्डिनेंस का काफ़ी ये हुआ था, तो इस साल ऑर्डिनेंस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑर्डिनेंस पे भी काफ़ी हो रहा है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम डिटेल में एकदम अच्छे से अगले जो वीडियो है उसमें पूरी तरीके से कवर करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप ज़िंदगी में कभी ना भूल पाओ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।